अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। माँ जी, आखिर मसला क्या है? नफीसुद्दीन ने जिद होकर अपनी माँ की तरफ देखा और पूछे, अरे मियाँ, क्या मैं अब तुम्हें यह भी बताऊं कि क्या मसला है? दादी जान ने नाक पर टिकी ऐनक दुरुस्त की और फिर गुस्से से अब्बू को घूरा। नफीसुद्दीन यानी मेरे वालिद एक बड़े वकील थे, मगर घर में दादी अम्मा के सामने उनके दलाइल अमूमन कमजोर पड़ जाते। अब भी वो एक बड़ी हवेली खरीदना चाह रहे थे, मगर मेरी दादी जान रास्ते में हायल थी। घर बड़ा अच्छा और कुशादा है और सबसे बड़ी बात कि कोड़ियों के मोल मिल रहा है। बस अगर कुछ खराबी है तो वो ये कि जरा पुरानी तर्ज का है, मगर दूसरे जाविये से देखा जाए तो एक मुकम्मल आर्ट पीस है। अब्बा जान ने एक दफा फिर मजबूत दलील दी, असल में तुम जो बातें उस मकान के हक में कह रहे हो, मेरे नजदीक वही उसकी सबसे बड़ी खराबी है। खराबी? हाँ खराबी। कैसे अम्मा जान? अरे मियाँ, होश के नाखुन लो, तुम्हारी अकल तो न जाने घास चरने चली गई है। खुद सोचो, इतनी बड़ी हवेली आखिर इतनी सस्ती क्यों बेची जा रही है? फिर मैं तो इतनी पुरानी चीज कभी खरीदने का ना कहूं। ओहो अम्मा जान, अब पुरानी चीजें ज्यादा देखने के लायक होती हैं। लोग तो ऐसी चीजें दोगुने दाम देकर खरीदते हैं, फिर हमें तो इतनी कम कीमत पर मिल रही है। मगर मेरे ख्याल में इतनी पुरानी जगह पर नहीं रहना चाहिए, ना जगह खरीद कर और ना ही किराए पर। मगर क्यों अम्मा? बेटा, पुराने मकान जिनके बारे में इल्म ना हो कि ये किसने बनाया, कौन वहां रहा और क्यों खाली कर गया, जब तक ये सारी बातें अच्छी तरह मालूम ना हो, ऐसी जगह को हासिल करना सरासर नुकसानदेह है। मगर देखता हूं अम्मा जान मैं, अब्बा जान ने कहा और कमरे में खामोशी छा गई। अगरचे दादी ने बड़ी तफसील से वजाहत की थी, मगर इस बार मेरे अब्बा जान भी डट गए और उन्होंने पहली दफा अम्मा के खिलाफ जाकर कोई बड़ा फैसला किया। हम सब इस बात पर हैरान थे। दादी अम्मा ने अलबत्ता खामोशी इख्तियार कर ली। हवेली के मुकम्मल कब्जे के बाद हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। हवेली आबादी से जरा हटकर थी, इसलिए काफी पुरसुकून माहौल था, मगर ये सुकून, ये खामोशी आने वाले तूफान का पेश खैमा साबित हुई। हुआ यूं कि बड़ी आपा अपने 2 बच्चों के साथ कुछ दिन हमारे पास रहने के लिए आ गई। मैं अपने दोनों भांजों के साथ खेलती रहती। उस दिन फिर हम सब छुपा छुपाई खेल रहे थे कि मैं अपने दोनों भांजों को तलाश करते हुए हवेली की ऊपरी मंजिल में चली गई। हम जब से यहाँ आए थे, घर की ऊपरी मंजिल बेआबाद थी, किसी ने वहां जाने की जहमत नहीं की। मगर अब जब मैं ऊपर आई तो मुझे कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। मेरे कदम गैर इरादी तौर पर आगे ही आगे बढ़ने लगे कि अचानक मेरे दोनों भांजे मुझसे लिपट गए। अरे तुम लोगों ने मुझे फिर से पकड़ लिया, मैंने खुशगवार लहजे में कहा तो वो बोले, आप ही यहाँ से चलो। अरे चलते हैं, मैंने आगे कदम की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो वो दोनों मेरी टांगों से लिपट गए। मैंने हैरत से उन्हें देखकर कहा, क्या हुआ? बल्कि गौर से देखा तो उनका रंग सफेद पड़ रहा था। मैं ये देखकर घबरा गई। मैंने उन दोनों का हाथ थामा और उन्हें लिए नीचे चली आई। नीचे आते ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो दोनों भांजे बेहोश हो गए। मैंने ये देखा तो चीख उठी। मेरी चीख पर आपा, दादी अम्मा और अम्मा भागी आई। हाय, क्या हो गया? दादी अम्मा ने सांस दुरुस्त करते हुए पूछा, जबकि आपा अपने बच्चों पर झुक गई। बच्चों का सफेद पड़ता रंग देखकर वो चिल्लाई, अरे क्या हुआ इन्हें? उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैं हकलाते हुए बोली, आपा मुझे नहीं मालूम। ओ ये सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले उठाओ उनको, अंदर लेकर चलो। मैं तुम्हारे अब्बू को फोन करती हूँ, वो किसी डॉक्टर को अपने साथ ले आए। अम्मी ने गुस्से से कहा तो मैंने और आपी ने उन्हें उठाया। अब्बू जब तक डॉक्टर को ले आकर आ रहे वो होश में आ चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और फिर कुछ दवाएं देकर चले गए। हम सभी परेशान थे कि आखिर ये हुआ क्या, मगर वो दोनों कुछ न बोले। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो वो दोनों मेरे कमरे की दहलीज में आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें देखा तो प्यार से पुकारा, अरे अरसलान और फैजान, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। मेरी पुकार पर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर चले आए। मैंने उनके चेहरों को गौर से देखा, जहां अभी भी नकाहत थी। मुझे उन पर बेसाख्ता प्यार आया। मैंने उन दोनों को अपने पास बिठाया और बोली, क्या बात है? वो आनी? अरसलान कुछ कहते कहते खामोश हो गया तो मैंने जल्दी से पूछा, हाँ बेटा बताओ, तुम्हारी आनी सुन रही है। वो आनी जब हम आपके साथ खेल रहे थे ना? हाँ।
उस वक्त हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हम ये सुनकर ठिठक गए। ये कौन रो रहा है? फैजान ने मुझसे पूछा। शायद कोई बच्चा रो रहा है, मैंने इसे कहा, मगर ये नहीं माना और बोला, अरे नहीं, ये किसी बड़े के रोने की आवाज लगती है। आओ चलो चलकर देखते हैं कि कौन रो रहा है, फैजान ने कहा, और हम दोनों सीढ़ियां तय करके ऊपर आ गए। फिर हम आगे बढ़कर खाली कमरों में झांकने लगे। एक दो खाली कमरों के बाद हमें अगले कमरे में एक औरत नजर आई, जिसके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे हुए थे। वो औरत रो रही थी, बैन कर रही थी। आनी हमने आज से पहले उस औरत को कभी नहीं देखा था। वो नानों की कोई जानने वाली भी न थी। फिर तब तक आप वहां आ गई। अरसलान पूरी बात सुनाकर खामोश हो गया तो मैं बोली, आपको कोई वहम हुआ होगा। नहीं आनी, हमें कोई वहम नहीं हुआ। अरसलान ने जो आपको बताया वो बिल्कुल सच है। अब की फैजान की बारी थी। अच्छा, वो देखने में औरत कैसी थी? मैंने उनकी बात को झुटलाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उनको बहलाने की खातिर पूछा। ना बहुत बूढ़ी थी और ना जवान। अच्छा, तुम लोगों को नजर का धोखा हुआ। भला हमारे घर में कोई औरत कहां से आ गई? फिर अगर वो रो रही थी तो हमें क्यों ना उसकी आवाज आई? पता नहीं, अरसलान बोला। बहरहाल वो दोनों बच्चे थे, इसलिए सारी बात जल्दी भूलकर खेल तमाशे में लग गए। मैं भी इस बात को भूल गई और आने वाले दिनों ने कुछ ऐसा मसरूफ कर दिया कि बात ही दिमाग से निकल गई। दादी अम्मा ने घर में मिलाद रखवा दिया। आस पड़ोस में ज्यादा घर नहीं थे, मगर जितने थे उनकी लड़कियां और खवातीन मिलाद में आईं। मिलाद खत्म होने के बाद लड़कियां इधर उधर घूमने लगी और फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ऊपरी मंजिल पर जाकर भी देखना चाहिए कि आखिर ऊपर से इर्द गिर्द का मंजर कैसा नजर आता है। अरे ये तो बिल्कुल वीरान पड़ा है, एक लड़की बोली। हाँ, अभी हमने इसे साफ सुथरा करके रहने के काबिल नहीं बनाया, मैंने उन्हें बताया। जब इसकी जरूरत होगी तो इसे भी साफ सुथरा करके रहने के काबिल बना लेंगे। अच्छा, तो इसीलिए आपने अभी तक इसको साफ नहीं किया, लड़की बोली। हम आगे बढ़ी तो अचानक इधर उधर एक कमरे में झांकते हुए अचानक एक कमरे में हमें एक कुत्ता नजर आया, कुछ खाते हुए। पहले तो हम सबको इस बात पर तज्जुब हुआ कि इस खाली जगह पर कुत्ता कहां से आ गया। हमारे घर में तो कोई कुत्ता मौजूद नहीं था। फिर जब हम सब ने जरा गौर से देखा तो हमारे होश उड़ गए। कुत्ते का नवाला एक इंसानी हाथ था, किसी बच्चे का हाथ, और कुत्ता उसे नोच नोच कर खा रहा था। ये देखकर हम सब पर ऐसी दहशत तारी हुई कि हम उल्टे पैर वापस भागी। घर की निचली मंजिल पर आकर मैंने लड़कियों से कहा कि इस बात का जिक्र वो किसी से न करें, वरना सब औरतें डर कर भाग जाएंगी और इस तकरीब का मजा किरकिरा हो जाएगा। उस वक्त तो हमने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर बाद में मैंने खुद अम्मी को ये सब बताया। अम्मी ने अब्बू को बताया, मगर अब्बू को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उन्होंने कौन सा इन बातों को मानना था। मगर आपा जान जो इस गुफ्तगू के दौरान वहां मौजूद थी और मैं चुप कर उनकी बातें सुन रही थी, वो बोली, अब्बू जी, इस घर में सचमुच कुछ गड़बड़ है। वो दरअसल जिस दिन बच्चों की तबीयत खराब हुई थी ना, उस दिन मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा कि बच्चों पर इस तरह असर हुआ और वो बेहोश हो गए। मैं दबे कदमों ऊपर चली गई। जरा गौर करने पर मालूम हुआ कि ऊपर के किसी कमरे से आवाज आ रही है जो मध्यम और हल्की है। जरा देर बाद मैंने अंदाजा लगाकर आवाज का तयन किया। अब जो मैंने उस कमरे पर दूर से नजर डाली तो मुझे एक आदमी खड़ा नजर आया। कमरे में बस इतनी रोशनी थी कि मैं हल्का सा साया देख पाई, उसका वाज़े हुलिया नहीं देख सकी। बस इतना मालूम हुआ कि उसके हाथ में एक बर्तन है जिसमें कोई चीज थी जो वो सामने फेंक रहा था। फिर मुझे वो चीज वसूल करने वाले भी नजर आ गए। वो कुछ कुत्ते थे जो फेंके जाने वाले गोश्त के लोथड़ों पर झपट रहे थे, और फिर जरा कोशिश के बाद उसकी फेंकी हुई चीजें और उन्हें वसूल करने वालों की बर्बरियत देखकर मैं खौफजदा हो गई। वो छोटे छोटे हाथ थे जैसे किसी बच्चे के हाथ हो। उसके बाद मैंने खौफजदा होकर वहां से भागने की कोशिश की, जिससे कोई खटका हुआ और वो कुत्ते भौंकने लगे, मगर अगले ही लम्हे सारा मंजर बदल गया। अब वहां कोई नहीं था, बल्कि मुकम्मल खामोशी थी। मैंने वापसी का ख्याल मुलतवी कर दिया। मैं कुछ देर तो वहां दम साधे खड़ी रही, फिर हाथ में पकड़ी टार्च, जिसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, जलाकर उस जगह रोशनी डाली जहां ये सब कुछ नजर आया, मगर वहां कुछ नहीं था। आपा अपनी बात कहकर खामोश हो गई। एक रात मैंने भी वहां कुछ देखा था, अब्बू आहिस्ता से बोले। दरअसल मैं उस रात किसी केस पर काम कर रहा था कि अचानक मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं चौंक उठा। ख्याल आया कि कहीं अरसलान या फैजान में से ना कोई हो, कोई ऊपर तो नहीं चला गया। मैं इसी ख्याल के तहत उठा और सब कमरों में झांका,
सब सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। मैं इस चीज को अपना वहम करार देकर वापस स्टडी की तरफ चला आया कि फिर वही आवाज आई। आवाजें बहुत मध्यम थी, मगर मेरे अंदर बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ने लगा। मैं मामले की तस्दीक के लिए ऊपरी मंजिल पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर मैंने महसूस किया कि रोने की आवाजें अब ज्यादा बुलंद हो गई हैं, और फिर आवाजों की सिमत का तयन करके मैंने कमरे में झांका। कमरे में बहुत से बच्चे बंधे हुए थे। उनकी उम्रें लगभग 3 से 7 के दरमियान होंगी। उन बच्चों पर तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी थे। मेरा दिल चाहा कि मैं आगे बढ़कर उनकी मदद करूं, और जब तक मैं आगे बढ़ा सारा मंजर मेरे सामने से गायब हो चुका था। मेरा रुकना अब मुनासिब नहीं था। मैं नीचे आ गया, मगर मैं समझ चुका था कि कोई आसेबी मामला है। अच्छा, जब ये साबित हो चुका कि ये हवेली आसेब ज़दा है, तो अब हम यहाँ नहीं रुकेंगी। अब्बू की तमाम बात सुनने के बाद अम्मी ने कहा, मगर नहीं, क्या नहीं, क्या बच्चों के साथ अब हमारा यहाँ रहना ठीक है? तुम ठीक कहती हो, मगर यह इतनी आसानी से ये कैसे छोड़ दूं? मगर सुबह अम्मा से मशवरा करता हूँ। अब सब सो जाओ। अब्बू ने हुक्म दिया तो हर तरफ खामोशी छा गई। अब्बा वॉक करके वापस आए तो दादी जान के कमरे में आए। हम सबको भी वहीं बुला लिया। फिर दादी अम्मा को सब कुछ बताकर बोले, आज वापसी पर मोहल्ले के एक बुजुर्ग से सलाम दुआ हुई। उनसे इस हवेली के बारे में पूछा तो वो बोले, अरे मियाँ, यहाँ रहने का इरादा छोड़ दो। अगर रिहाइश पजीर हो तो फौरन हवेली खाली कर दो। ये हवेली रहने के काबिल नहीं। मैं तुम्हें खुलकर बताता हूँ, आप गलत नहीं कह रहे। मैं जान चुका हूँ कि यह हवेली आसेब ज़दा है, मगर मुझे इसकी तारीख के बारे में जानना है। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा तो वो बोले, तकसीम हिंद के बाद बहुत अरसा तक ये हवेली खाली पड़ी रही। फिर इसके बाद जो भी यहाँ आया उसे जानी या माली नुकसान हुआ, लिहाजा एक बार फिर ये हवेली वीरान हो गई। इसके बारे में मशहूर हो गया कि ये आसेब ज़दा है। यहाँ के आसेब इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। मगर चंद साल पहले एक मौलवी साहब आए। उनके साथ उनके बीवी बच्चे थे। उन्होंने हवेली में रिहाइश इख्तियार कर ली। सब ने उन्हें मना किया कि मौलवी साहब इस हवेली से भाग जाएं। ये हवेली आसेबी है, मगर वो नहीं माने। उनके दम दरूद से नीचे का हिस्सा तो रहने के काबिल हो गया, मगर ऊपर की मंजिल जूं की तू रही। फिर एक दिन न जाने क्या हुआ कि वो मौलवी अपनी बच्चों समेत यहाँ से भाग गया। सुनने में आया कि उसका जवान बेटा उसके साथ नहीं था। बस उसके बाद फिर ये हवेली वीरान हो गई। मैंने पूछा, क्या यहाँ जिन्नात का बसेरा है? तो वो बुजुर्ग बोले, अरे मियाँ, असल बात तो बताई नहीं। वो मौलवी जाते जाते एक खत हवेली के दरवाजे पर चिस्पा कर गया, जिस पर लिखा था कि ये हवेली एक अंग्रेज फौजी अफसर की थी, जो कि बहुत जालिम था। उसके जुल्म की इंतहा अरूज पर थी कि वो अपने बहुत से शिकारी कुत्तों के साथ इस हवेली में रहता था। अपने कुत्तों के लिए वो गरीबों के बच्चे उठा लाता और उनको अजियतों भरी मौत देने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े कुत्तों को खिलाता। शायद ये उसका अपने कुत्तों को पालने का अनोखा तरीका था। आज भी उन सब मरने वाले बच्चों की रूहें इस हवेली में रोती हैं। एक दफा वो किसी बेवा का बच्चा उठा लाया। वो बेचारी रोती बिलखती हवेली आई और उस अंग्रेज फौजी अफसर से रहम की भीख मांगने लगी। मगर तुम जानते हो कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए वो जो चाहते वही करते। वो बहुत जालिम थे, गरीब हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म करते। उसका जुल्म जारी था कि इसी दौरान हिंदुस्तान से अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर गोल होने का जिक्र छिड़ गया। तकसीम हिंद यानी हिंदुस्तान के बंटवारे का शोर हर तरफ पड़ गया। हर तरफ लहू लहू हो गया। कुछ दिल जले इस अफसर की हवेली में घुस आए और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वो हिंदुस्तान के लोग थे जिन्हें अंग्रेजों पर बहुत गुस्सा था, जो उनके मुल्क पर काबिज थे और उन्हें आपस में लड़वा कर मार रहे थे। उस कमबख्त की लाश इसी हवेली में कई दिनों तक सड़ती रही। उसके कुत्ते बंधे हुए थे, इसलिए भूख से मर गए, मगर वो सब आज भी यही हैं। उन्होंने मुझे बताया और फिर हवेली खाली करने की ताकीद करते वहां से चले गए। अब वो सारी बात सुनाकर खामोश हो गई तो दादी अम्मा बोली, बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये हवेली मत लो, मगर तुम मानते तो नहीं। जब जिद पर अड़ जाते हो तो अपनी मनाते हो। अब सुबह मैं किसी पीर साहब से बात करती हूँ कि कुछ करें, तब तक हम किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब्बा जान सुबह एक पीर साहब को बुला लाए। उन्होंने घूम फिर कर सारी हवेली को देखा। फिर आखिर में कहने लगे, मियाँ, मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो, नुकसान की परवाह मत करो। हवेली अगर औने पौने में भी बिकती है तो इसे बेचकर फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर इंसानियत का तकाजा मानते हो
तो ये हवेली किसी को बेचने के बजाय इसे बंद कर दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ, इसी में तुम्हारे खानदान की भलाई है। और फिर वाकई कुछ रोज के बाद अब्बा जान ने शहर में एक और छोटा सा मकान खरीद लिया और इस हवेली को हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो हवेली कई साल तक बंद रही। मरने से पहले अब्बा जान की वसीयत के मुताबिक वो हवेली सरकारी तहवील में दे दी गई कि अगर सरकार चाहे तो उस हवेली को गिराकर वहाँ कोई स्कूल या खैराती इदारा बना दे। मेरी अब शादी हो चुकी है, मैं कई बार उस हवेली के सामने से गुजर चुकी हूँ। वो हवेली अब भी जूं की तूं वैसी ही हालत में बाकी है। सरकारी खजाने पर बच्चों के लिए एक रफाही इदारा और कुरान पाक की तालीम का बंदोबस्त कर दिया गया है। ऐसा सुनने में नहीं आया कि वहाँ कोई बुरा हादसा पेश आया हो। शायद ये कुरान पाक पढ़ने की बरकत है कि वहाँ अब अमन ही अमन है। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।